जी, आई थिंक इट स्टार्टेड नाउ आवर रिकॉर्डिंग। सो कुछ बच्चे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम खदीजा एंड साद बेटे, ये A2 की क्लास है, A1 की क्लास है। इफ यू वांट टू टेक इट आई हैव गॉट नो इश्यूज, लेकिन ये आपकी क्लास नहीं है। राइट, चलें जी, लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ। वी आर गिव डन मई जून 2022 P2, और अब हम कर रहे हैं व्हाट्स इट कॉल्ड मई जून 2022 वेरिएंट 21। अपने से दूसरा वेरिएंट हम करेंगे आज की क्लास में, और ये कुछ स्कूलों में मैंने मॉक में दिया था, तो ऑलरेडी बच्चों को उस पर थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए। सो लेट्स टेक इट आउट एंड मेक अ स्टार्ट। जी, समर 22, क्वेश्चन पेपर 21। ये हमारी जोन का नहीं है। नहीं, ये हमारी जोन का नहीं है। अलबत्ता मैंने ये मॉक में दिया था, इसका सेक्शन ए, तो उसका काफ़ी मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ग्रिप होनी चाहिए। और ये इसकी मार्क स्कीम भी एहतियातन साथ साथ खोल लेते हैं ताकि कोई रेफर कर सकें हम। राइट जी, सो मई जून 2022 वेरिएंट 21, एग्जैक्ट सेम पेपर एज आर वेरिएंट। जी, इन्फ्लेशन इन बांग्लादेश, ये मैंने आप लोगों को कुछ क्लासेस को मॉक्स में दिया था, तो आइडिया होना चाहिए। The annual inflation rate in Bangladesh, as measured by changes in Consumer Price Index (CPI), has varied over in the period from 2009 and to 2019, 2009 to 2019, between 5.4 and 11.4%. The average annual inflation rate over this period has been 6.7%, one of the highest in Asia. ये दिखा रहा है जी टेबल 1.1 बांग्लादेश का एनुअल इन्फ्लेशन रेट आपको ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 2009 टू 2019। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इसके नीचे डेटा है, उसको जल्दी से देखते हैं। The relatively high rate of inflation has been caused by price rises in both the food and the non-food sectors. In terms of the food sector, in terms of the food sector, um, there have been significant rises in price of fish, chicken, and vegetables, particularly onions. In terms of non-food sector, price rises have been significant in healthcare, transport, and energy resources such as gas. Right, जी, उसके बाद the Bangladesh government is concerned about the possible consequences of a relatively high rate of inflation. सबके लिए आवाज खराब आ रही है या सिर्फ मेहदी को? जी बच्चों, बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है तो खामोश रहिएगा। मेहदी रीजॉइन कर लो बेटे। ऑलराइट मेहदी, रीजॉइन कर लें। Right, Ji. The Bangladesh government is concerned about the possible consequences of a relatively high rate of inflation. It has now therefore set an annual inflation rate target of 5.5%. ये टारगेट इसलिए सेट किया जाता है ताकि उसको अचीव करने के लिए फिर सही पॉलिसीज बनाई जाएं और आवाम भी अगर रिस्पॉन्ड करे तो वो टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। Central Bank of Bangladesh has the maintenance of price stability as one of its main objectives. It uses monetary policy to control the rate of increase of prices in the country. However, there is always the possibility that tough monetary policy से मुराद है contractionary monetary policy, could do more harm than good to an economy compared with the possible use of fiscal policy. किसी ने व्यू दिया है कि ये जो टफ मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसीज, ये इकोनॉमी को हार्म कर सकते हैं कंपेयर टू फिस्कल पॉलिसी। एक व्यू है, इस पे आर्ग्यू किया जा सकता है। The central bank recognizes that inflation can be caused by both demand pull and cost push factors in an economy. A particular cause of inflation is increase in wages. हमने wage price spiral पढ़ा हुआ है, cost push inflation का बायस बनता है। The wage rate index WRI rose in December 2019 to 6.6% compared with 6.4% rise in the index in November. जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, इन्फ्लेशन मेजर करने की, तो वेज रेट का इंडेक्स बना हुआ है WRI, और वो दिसंबर 19 में 6.6% बढ़ा था।
और विद 6.4% राइज इन द इंडेक्स इन नवंबर। तो बेसिकली वो तेजी से वेजेस बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा जी। तो अब ये हमारा डाटा हो गया। किसी बच्चे को डाटा में कोई बात प्रॉपर समझ ना आई हो, मैं एक बार फिर कुछ रिवाइज करवा दूं। मेनली बांग्लादेश में इन्फ्लेशन की बात हो रही है। ये रेट्स दिए उन्होंने 2009 से 2019 तक। फिर उसने कहा जी कि इन्फ्लेशन जो है बोथ फूड एंड नॉन फूड सेक्टर्स में एग्जिस्ट करती है, फलानी फलानी चीज़ों में, चिकन वेजिटेबल्स में फूड सेक्टर में, और ट्रांसपोर्ट एनर्जी वगैरह गैस वगैरह में नॉन फूड सेक्टर्स में। फिर उसने कहा जी गवर्नमेंट की बांग्लादेश की ज़रा कंसर्न है कि ज़रा हाई रेट है, 5.5% का उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है ताकि उससे ऊपर महंगाई ना जाए। सेंट्रल बैंक जो है इनका वो मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते होंगे, मनी सप्लाई कम करते होंगे, लेकिन वो कैसे कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं कि टफ मॉनेटरी पॉलिसीज यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं वो ज़्यादा हार्म करती हैं इकोनॉमी को कंपेयर टू फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। तो उसके बाद ये फिर उन्होंने बात की कि वेज रेट इंडेक्स का दिखाया कि वो भी स्पीड से बढ़ रहा है, 6.6% एंड 6.4%। राइट जी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला वाला हमेशा ये ग्राफ पे एक टेबल वगैरह पे होता है। डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ बांग्लादेश बिटवीन 2009 एंड 2019। बिफोर आई शो यू द डेटा, सिर्फ ट्रेंड पे कमेंट करना है, ईयर बाय ईयर हर बात नहीं करनी। कुछ आप हाई लो फिगर्स ले सकते हो एक्सेप्शनल जो हैं, लेकिन एक ट्रेंड की बात करनी है कि बढ़ा है इन्फ्लेशन रेट या गिरा है या स्टेबल रहा है, इस तरह की बातें तो हमने करनी है विद द रेफरेंस टू the table given up in the data। जी बच्चों, तसल्ली से इसको 20 सेकंड बढ़ा है, ठीक है, मुसलसल इन्फ्लेशन है, लेकिन कहां तक बढ़ा है, किस किस साल तक बढ़ा है? गलत बोल रहे हैं। Yes, from 2009 to 11 inflation rate has been rising at a faster speed। फिर उसके बाद 13 onwards it has been rising at a slower speed। यही आपके दो मार्क्स बन सकते हैं। हम मजीद बात कर लेते हैं। हाईएस्ट वाज इन 2011, 11.4। ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट काफी स्टेडी रहा है, इतने कोई मेजर स्विंग्स या फ्लक्चुएशंस नजर नहीं आ रही। बच्चे समझ आया? मेहदी, आपने बिल्कुल गलत कमेंट किया था। 15 तक कैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है बताएं मुझे। हमेशा इन टेबल्स को, ग्राफ्स को अच्छी तरह पहले इंटरप्रेट करें, उसके बाद कमेंट करें, वरना यू लूज मार्क्स। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा हो जी, चलें इसको बाद में मार्क्स स्कीम से टैली करते हैं। अब हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तसल्ली से सोच समझ के आंसर कीजिएगा, थोड़ा ट्रिकी है। एक्सप्लेन व्हाई प्राइस चेंजेस इन फूड एंड द नॉन फूड सेक्टर्स इन बांग्लादेश आर ट्रीटेड डिफरेंटली व्हेन कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब डेटा में उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि दोनों में महंगाई आई है, एग्जाम्पल्स दे दिए। डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों यहाँ पे पूछ रहा है? लेट्स सी हु हैज द आइडिया ऑफ व्हाट दिस क्वेश्चन इज अबाउट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कंस्ट्रक्शन सोचें, हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंटली ट्रीट क्यों करते हैं? सॉरी, दोबारा बोलिए। डिफरेंट व्हाट गुड्स? सॉरी, बीच में एक वर्ड आप बोल रहे हो जो समझ नहीं आ रहा मुझे। बास्केट तो एक ही है बेटे, उसमें कई गुड्स डालते हैं, लेकिन उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट कैसे हम करते हैं? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था सीपीआई में? हम्म। अच्छा, बात तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीपीआई का वो आपको टेस्ट कर रहा है? अभी तक जो बच्चों ने बातें की हैं कोई मार्क नहीं आया। हम डिफरेंट, यस, ये कौन बच्चा बोला है? खदीजा, वेरी वेल डन, ठीक है। डिफरेंट वेट्स असाइन किए जाते हैं डिफरेंट गुड्स को। हम माइक बंद कर दें। डिफरेंट वेट्स असाइन किए जाते हैं डिफरेंट गुड्स को अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन देम। ठीक है। क्यों डिफरेंट वेट्स असाइन करते हो मुझे बताओ।
क्या हम करना चाह रहे होते हैं, इससे हम क्या गेन करना चाह रहे हैं डिफरेंट वेट असाइन करके? यस, ताकि हम दिखा सकें कि हाउ इम्पोर्टेंट relatively a particular type of good is in a family's budget, उसकी relative importance दिखाने के लिए। जैसे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में फूड और बेसिक नेसेसिटीज को बड़ा वेट दिया जाता है, उस पर हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और लग्जरीज पे थोड़ा, तो उसको थोड़ा वेट, क्योंकि लग्जरीज महंगी भी हो जाए हमारा इन्फ्लेशन रेट इतना नहीं बढ़ेगा इसकी वजह से। वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में लग्जरीज जो है, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल वगैरह, उस पर ज़्यादा वेट दिया जाता है, बिकॉज फैमिलीज उन पर ज़्यादा स्पेंड करती हैं। तो अगर वो महंगी हुई या सस्ती हुई, फैमिलीज के बजट पे बड़ा असर पड़ेगा। सो इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस पार्ट? बिकॉज इतनी खामोशी meant you guys are not able to understand this question. It's a little tricky, it's not tough, it's a very easy question. अगर सीपीआई किया हुआ है, हमने साफ साफ लिखा different weights are assigned to different goods depending on the expenditure of consumer on those goods. As a result, higher weights are assigned to, let's say, फूड एंड नॉन फूड सेक्टर्स दोनों में प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन किसी एक को हायर वेट असाइन किया होगा ताकि उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस फैमिली के बजट में शो कर सकें और इन्फ्लेशन को हम सही तरह कैलकुलेट कर सकें। बच्चों समझ आया या नहीं, प्लीज मुझे बताएं, आई एम अ बिट कंसर्न्ड। दोनों क्वेश्चन सो फार हैव नॉट बीन हैंडल्ड वेरी वेल, और ये तो गिवन है। सॉरी, कम अगेन चमन। क्या हो रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, तो किस में प्रॉब्लम हो रहा है, इस क्वेश्चन को समझने में? आ गया था, ठीक है, गुड। जी, एनीबडी हु हैज स्ट्रगल विद दीज टू क्वेश्चंस के इन्फ्लेशन रेट को हमने कैसे ट्रेंड समझना है? बहुत इजी है बेटे, देखो ट्रेंड क्या है। 2009 से 11 तक स्पीड से बढ़ रहा है, 2012 के बाद, 13 से लेके 19 तक लो रेट से बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है लेकिन लो रेट से। माइनर फ्लक्चुएशंस हैं, ओवरऑल स्टेबल है। ये तीन कमेंट्स करोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर जी, क्यों नॉन फूड एंड फूड सेक्टर्स में जो गुड्स हैं उनको डिफरेंट वेट दिए जा रहे हैं, दोनों सेक्टर्स को सीपीआई के अंदर? तो बास्केट के अंदर जिस चीज के ऊपर फैमिली ज्यादा स्पेंड करती है, एवरेज फैमिली, उसको बड़ा वेट देते हैं ताकि हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस उस गुड की शो कर सकें। तो अगर वो चीज़ महंगी होती है तो इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, ताकि पता लगे कि अवाम पे कितना बर्डन आ रहा है। समझ आ गई बेटे सबको? ऑलराइट, तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सी पार्ट। ठीक है, एक्सप्लेन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर इट वेल। एक्सप्लेन वन डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस एंड वन एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस। राइट, वापस चलते हैं क्वेश्चन पे जी। सी पार्ट, एक्सप्लेन वन डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस यानी विद इन द कंट्री, एंड वन एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस यानी इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से जो आता है। फॉर बांग्लादेश, कोई भी दुनिया का मुल्क को, सेम कॉन्सिक्वेंस है ऑफ हैविंग अ रिलेटिवली हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आगा मेहदी आराम से तसल्ली से इसको एक्सप्लेन करें, आपका मैं टेस्ट भी ले चुका हूँ इसके ऊपर। 12 मार्क का एक क्वेश्चन दिया था और उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 4 मार्क का दिया है। एक आपने बताना है डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम या समथिंग, और एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का। शाबाश, कॉन्फिडेंस के साथ। दोबारा जरा बताओ, बात तो ठीक कर रहे हो लेकिन शुरू तुमने बड़ा अजीब सा किया है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट, कुछ तो दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं? इफ इन्फ्लेशन रेट इन बांग्लादेश इज हायर देन अदर कंट्रीज, क्या होगा? लोकल गुड्स की प्राइस क्यों ज्यादा हो रही है? सही है, लेकिन इसका इफेक्ट बताओ ना बेटे, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई क्या होगा? आप पहले मेरी बात का जवाब दें, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई उनको क्या असर पड़ेगा?
शाबाश, पूरी बात करो। इंपोर्ट सस्ती हुई, उस पे क्या होगा? उनकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। करंट अकाउंट पे एक्स माइनस एम पे क्या असर पड़ेगा? यस, लेकिन साथ लिखना इफ डिमांड वाज इलास्टिक। ठीक है ना, जेकब। हाँ, और उसका फिर आप मजीद भी एक्सपैंड कर सकते हो। ये तो छोटा सा आंसर है, लेकिन मजीद भी एक्सपैंड कर सकते हो। एक्स माइनस एम कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज, जीडीपी विल फॉल, इकोनॉमिक ग्रोथ विल फॉल। डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट तक लेके जा सकते हो। शाबाश, गुड। इंटरनल कॉन्सिक्वेंस, इंटरनल कॉन्सिक्वेंस। बेटे आपने रिवाइज नहीं किया इन्फ्लेशन के, कितने ज्यादा करवाए हैं आपको प्रॉब्लम्स इंटरनल। कोई और बच्चा बताए जी, वाइल इज थिंकिंग। जी जी, इंटरनल। किसी को नहीं आते इन्फ्लेशन के बिना। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो जाएगी इन्फ्लेशन से बेटे? वो तो अगर कॉस्ट पुश होगी तो तब होगी ना। बेटे आप उसी को एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस को लिंक कर रहे हो ना बेटे। इंटरनल कॉन्सिक्वेंस हमने या कितने ज्यादा पढ़े हैं बच्चों। कम ऑन। यस यस यस। अब ये बच्चे ने सही बताया। या मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ फॉर द क्लास, बिकॉज मेरी क्लास में बच्चों की आवाज नहीं आती। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इनकम गैप्स विल वाइडन as those on fixed income such as pensioners, savers, unemployed on benefits, their income will remain the same, but prices will rise faster. They will become poorer in real terms. Their purchasing power will fall. Whereas those who had assets, gold, property, shares, etc., they will gain during the period of inflation. The assets value will rise. They'll become richer in real terms. Hence, income gaps will widen. मुझे बताओ ये कितनी बार मैं करवा चुका हूं मैथी? अब भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं आ रहा? और कौन? जी। नहीं मेरा बेटा, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ये कह सकते हो कि फर्म्स को अनसर्टेनिटी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाएगी, उन्हें प्राइसेस मुसलसल चेंज करनी पड़ेंगी, उन्हें अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा करवाए हैं सब। क्या कर रहे हैं आप? मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, क्या उसको बोलते हैं, आपकी फंक्शंस ऑफ मनी पे इफेक्ट्स। व्हाई कांट यू थिंक ऑफ द सिलेबस राइट नाउ? लॉजिक पे कोशिश कर रहे हैं आप लोग की महंगाई हुई है क्या होगा। इट मीन्स रिविजन नहीं है। ये मैंने पिछले दिनों ही ये पूरा 12 मार्क का क्वेश्चन करवाया। मेरे नोट्स के अंदर इसका 12 मार्क का आंसर है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेज का। व्हाट इज हैपनिंग हियर, मुझे बताएं ना आप लोग। अब याद आ रही हैं चीजें, मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, या वो भी बिल्कुल भूल चुकी हैं? आंसर मी, आई एम रियली 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 डिसहार्टेंड राइट नाउ। याद है? बताएं मेन्यू कॉस्ट क्या होती है? अब मुझे, मैं उस वक्त एग्जाम में आपके पास नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, गेट यू दैट स्ट्रेट। अभी पढ़ना शुरू कर दो बेटे, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। यस, रीप्रिंटिंग ऑफ मेन्यूज। यस, रीप्रिंटिंग ऑफ मेन्यूज, ब्रोशर्स, वेबसाइट्स को अपडेट करना, एडवर्टाइजमेंट्स को दोबारा बार बार अपडेट करना। दिस ऑल एड्स टू फर्म्स कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट, पीपल कीप moving their savings from one bank, one financial institution to another, looking for higher rate of return in order to save the real value of their savings. ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी पे इफेक्ट आना शुरू होता है। पीपल स्टॉप लेंडिंग, लेंडर्स लूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एज दे विल गेन गेट बैक देयर लोन्स लेस इन रियल टर्म्स। अब कितना ज्यादा करवाए हुए थे, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आप लोगों को ये याद तक नहीं थे। एंड यू आर द बेटर वंस। जो नहीं आ रहे क्लासेस में उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। खैर एनीवेज जी, अब आई होप यू डू। क्योंकि पहले दो क्वेश्चंस में तो मेजॉरिटी ने मुश्किल से 1 मार्क लिया था 4 में से, जो मेरे रिस्पॉन्सेज आए थे। वेटेज वाला सिर्फ एक बच्ची को पता था, खदीजा को, एंड ऑफ कोर्स शी वुड नो इट। लेकिन ट्रेंड इन इन्फ्लेशन बिल्कुल गलत बताया था मेहदी ने। शायद एक आधा मार्क वहाँ मिल जाए अच्छे बच्चों को जो सही कुछ जज कर जाएं, और एक मिल जाए शायद वेटेज वाले में। अगर नहीं, उसे एक नहीं मिलेगा, दोनों सारे गलत बता रहे थे। सी पार्ट में 2 मार्क्स मिल जाएंगे एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस के। इंटरनल के कुछ बच्चों को आई एम श्योर आते थे, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं पता था। तो अब प्लीज इट्स अप टू यू, वेक अप। अब देखो मेहदी, किस बात का कॉन्फिडेंस मुझे बता रहे हैं आप जी। आई एम सो सॉरी टू से दैट
out loud, but you should not be that confident. If you can't think of problems of inflation for a country, internal consequences, जिसका 12 मार्क का मॉडल आंसर आपको नोट्स में दिया हुआ है, जिसका टेस्ट लिया हुआ है, आई डोंट नो, अभी पिछली 3 क्लासेस में ये करवा के मैं क्वेश्चंस आया हूँ। डी पार्ट जी, एनालाइज विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, डर ना जाइएगा तो ग्राफ्स के नाम सुन के। हाउ इंक्रीजिंग वेजेस कैन कॉज बोथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन बांग्लादेश। सब गौर करें, अभी बोले कोई नहीं, मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ। तलहा फाहद, अपना माइक ऑन करें प्लीज। तलहा बेटे माइक ऑन करें प्लीज, यू विल रिग्रेट। शाबाश, गुड बॉय। अब इसमें आपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के 2 डायग्राम्स बनाने। पहला मुझे बताएं आसान वाला, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए आप क्या करेंगे उस डायग्राम में? क्या लेबल होंगे वाई एंड एक्स एक्सिस पे? कौन सा कर्व शिफ्ट करेंगे किस साइड पे? तसल्ली से देखें, वेजेस बढ़ रही हैं। यस, आई एम लिसनिंग। हाँ, वेट 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 वेट, लेट तलहा आंसर। जी तलहा, बताएं। अच्छा, कैसे आती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन? कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? ठीक है, शाबाश, एक बात आपने ठीक बता दी। बोले बोले, ये चीज, ये चीज, हाँ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। वेजेस राइज विल मीन ग्रेटर इनकम फॉर वर्कर्स, स्पेंड मोर, कंजम्पशन विल बी इंजेक्टेड, एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट, कॉजिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। परफेक्ट। चलो आप खामोश हो जाएं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मुझे बता दें, लेट्स से आंसर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे आएगी वेजेस बढ़ने से? आंसर, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ में बताओ, फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अनसब को तो मेरे ख्याल माइक नहीं चलता, ये चलता है, लेट्स मूव टू समवन एल्स, इनका माइक नहीं चलता। चमन आप बता दो बेटे। चमन, आर यू देयर इन द क्लास? जस्ट टर्न ऑन द माइक इवन इफ यू डोंट नो। आप कौन है? जयान बता दें, चलें बता दें, शाबाश। पहले मुझे ग्राफ बताना फिर एक्सप्लेन करना। हाँ। हम्म। क्यों? क्यों? क्यों पास ऑन करते हैं? बर्डन के वर्ड्स यहाँ पे सही नहीं है। क्या हुआ जब वेजेस बढ़ती हैं, उनकी क्या बढ़ती है जिसकी वजह से उनको प्राइस बढ़ानी पड़ती है? एवरेज नहीं, कॉस्ट, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। और कौन सा कर्व शिफ्ट होगा जायान, टू व्हाट साइड, टू कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? सिंपल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ग्राफ ज़हन में लाओ। कौन सा? कम ऑन, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगा बेटे। ये देखो, ये वो क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बथेरी दफा करा चुका हूं, मेनी 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 टाइम्स, आई कांट इवन काउंट द नंबर जो मैंने करवाए हैं क्वेश्चंस। अभी भी सेम मिस्टेक्स आर बीइंग डन। रिवेंटिस के फैक्टर्स आपको बताए हुए हैं कि मैक्रो हो माइक्रो हो, वेजेस इज पार्ट ऑफ रिवेंटिस फैक्टर, उससे कॉस्ट बढ़ती है फर्म्स की, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई कम होती है, दे पास ऑन हायर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। अब वेजेस बढ़ने से मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब मेरे बेटे, दिस इज वेरी सैड कि इस तरह क्वेश्चंस में
नॉर्मली हर साल बच्चे कहते हैं सर छोड़े सर, इसका क्या ग्राफ बना रहे हैं आप, ये सब आ गया अब, और आप लोगों को आइडिया तक नहीं हो रहा कि व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. आई एम बिट अपसेट राइट नाउ, प्लीज डोंट माइंड. आई पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू यू गाइस और आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे. ये देखिए, ये ग्राफ था सिंपल. हमेशा कॉस्ट पुश का एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट करें, डिमांड पुल का आपको बताया हुआ एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट करें. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई वाज देयर सो मच कंफ्यूजन. मैं जब ये पेपर आज देख रहा था, मैं कह रहा था मेरे बच्चे इनको इजीली सेल आउट करेंगे, आसानी से कर जाएंगे, बट इट डजंट सीम टू बी द केस. समथिंग हैज गॉन रॉन्ग. प्राइस, नेशनल इनकम. जी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का बनाना चाह रहा हूं, कहां शिफ्ट करूं, किस कर्व को, शाबाश. वेजेस बढ़ने से, यस, फाइनली 81 पे. सिर्फ तलहा ने सही आंसर दिया था इसका पहले. प्राइस लेवल बढ़ गया, नेशनल इनकम बढ़ गई. अब आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको. लेफ्ट साइड वाले को, कॉस्ट पुश वाले को एक्सप्लेन करते हैं. राइज इन वेजेस इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फर्म्स. Firms pass on this increased cost in form of higher prices to consumers. Aggregate supply shifts to left. As a result, as seen in the graph, price level rose from P to P1 and real GDP fell from Y to Y1. अब आप लोग आगे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह प्लीज ये सारी कहानी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने इन्फ्लेशन पूछा था, 2 मार्क का क्वेश्चन. दूसरे में आप बताएंगे राइज इन वेजेस कॉज्ड एन इंक्रीज इन इनकम्स ऑफ वर्कर्स. एज अ रिजल्ट दे विल कंज्यूम मोर. Consumption will be injected into aggregate demand. It will shift from 80 to 81 outward. Price level will rise to P1 and national income will rise to Y1. That's all. आसान तरीन क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज. अब इसमें परेशान ना करें अपने आप को भी और मुझे भी, अच्छे आंसर्स करें. अभी तक जो मैं ओवरऑल क्लास स्कोर लगा रहा हूँ, नॉट द गुड किड्स या वीक किड्स मिला के, पहले वाले में 1 मार्क, दूसरे वाले में शायद कोई मार्क नहीं, तीसरे वाले में 2 मार्क, 3 हो गए. इसमें भी 3 मार्क, क्योंकि एक साइड ठीक कर रहे थे आप लोग गलत, 6 हो गए. अब भी अगर आप आखिरी क्वेश्चन में 4 मार्क स्कोर कर जाते हो, स्टिल हैव अ चांस, एन आउटराइट चांस, सॉरी, थोड़ा सा इल्यूसिव सा चांस ऑफ गेटिंग एन ए. 12 और उससे ऊपर कंफर्म ए है. 10-11 पे बी और ए के बीच में आप फिर रहे हैं, और सेक्शन बी और सी में अमूमन बच्चे अच्छा कर लेते तो अभी भी ए का चांस है, डिस्पाइट सो मेनी मिस्टेक्स. सो इनको फिक्स करें बेटे, आसान से क्वेश्चंस हैं. अब आखिरी क्वेश्चन, मुझे अच्छे आंसर चाहिए, 4 मार्क्स कम से कम आप लोगों ने स्कोर करना है. अब उसने ऊपर एक स्टेटमेंट दी है आपको कंफ्यूज करने के लिए. हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट टफ मॉनेटरी पॉलिसीज could do more harm than good to an economy compared with the possible use of fiscal policy. Discuss whether monetary policy or fiscal policy is likely to be more effective in controlling inflation. ऊपर स्टेटमेंट का क्वेश्चन में उसने कोई रेफरेंस नहीं दिया, इग्नोर द स्टेटमेंट. सिंपल क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और क्या लिमिटेशंस हैं, वो जो 12 मार्क का हम करते हैं 6 में सिर्फ करना है. फिजिकल पॉलिसी कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, क्या लिमिटेशंस हैं, दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. इफ आई आस्क समवन, सब सही बता सकते हैं. ओके, लेट मी सी द किड्स. डरे नहीं, अब देखो एग्जाम पास है. क्लास में तो क्वेश्चन मैंने पूछने हैं आप लोगों से. ये हसीब जहीर से बात स्टार्ट करते हैं. हसीब जहीर मेरा बेटा, तसल्ली से, कॉन्फिडेंस से मुझे बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं. माइंड में क्या रखना है, दोनों टाइप की इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल सही तरह इस्तेमाल करके बताएं मुझे, शाबाश. पहले बेटे पूरा बताओ सही ना, कैसे करोगे इंटरेस्ट रेट को, क्या करोगे. वुड यू रेज इट, वुड यू रिड्यूस इट, पहले बताओ सही. हाँ हाँ, तो शाबाश, कैसे करोगे बताएं बताएं. देखो मैंने ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग क्या क्या क्या, आई थिंक हजारों बार क्लासेस में बोला है आपको, तो यूज करें ना. आप बताएं जी. गवर्नमेंट विल यूज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी where the interest rates will be raised and money supply will be reduced. अब इंटरेस्ट रेट के राइज को स्टार्ट करें, बोलें. क्या होगा, कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे असर बताएं. डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, शाबाश बोले हसीब.
ज्यादा 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 बेटे, ज्यादा ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग, जिधर इंटरेस्ट जाता है उधर ही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग जाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। जी बोले। जी आई एम वेटिंग फॉर यू कंप्लीट, मुझे पूरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे असर दिखाओ, और फिर कॉस्ट पुश पे कोई असर आएगा, शाबाश बताएं। व्हाई यू गाइस क्वाइट, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता बेटे। रिटर्न ऑन सेविंग भी कम कैसे होगा, कम कैसे होगा? आप गलत बोल रहे हो ना, देखो। हाँ अब सही बोल रहे हैं प्लीज। हर दफा ये हम कई दफा कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी कर चुके हैं। एक बार जरा माइक्स बंद करें, मैं आई एम वेरी अनहैप्पी राइट नाउ। माइक्स बंद करें। Government will raise interest rates and reduce money supply. Higher interest rate will mean higher cost of borrowing, higher return on saving. People will save more, borrow less. Hence, consumption and investment will fall. Aggregate demand will fall, controlling demand pull inflation. ठीक है। फिर जी, राइज इन इंटरेस्ट रेट मे अट्रैक्ट हॉट मनी इनफ्लोज इनटू द कंट्री, ये कितनी बार हम बात कर चुके हैं, विच विल अप्रिशिएट द लोकल करेंसी। एज अ रिजल्ट exports will be expensive, imports cheaper, X minus M part of aggregate demand will fall, and demand pull inflation will be controlled. Also, higher exchange rate will mean cheaper imported raw materials. Hence, domestic firms' cost of production will fall. Cost push inflation will also reduce. ठीक है, मैं 12 मार्क का आंसर बता रहा हूँ जस्ट टू रिवाइज यू। अब जी लिमिटेशंस, however demand may be interest inelastic even with a higher interest rate, consumers have future confidence, they will keep borrowing and spending। ठीक है, it takes time before monetary policy becomes effective। ठीक है, फिर चलते हैं फिस्कल के ऊपर। अब प्लीज अच्छी तरह बताइएगा क्या करेंगे आप, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स बताएं कोई बच्चा, और कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। शाबाश शरियार, बता दो टैक्सेस को क्या करो। बोले बोले। यानी अपने बजट को सरप्लस करेंगे। हम्म। क्या ये कॉस्ट पुश पे असर करेंगे? अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए थे, अगर गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ये कॉस्ट सूटेबल नहीं है। और इसमें भी वही, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, तो इवन विद हायर टैक्सेस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी। अब मैं एक बार बोल रहा हूँ फिस्कल पॉलिसी के दोबारा फॉर द क्लास। गवर्नमेंट विल रेज, दिल यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, raise taxes, reduce government spending. This will result in lower disposable income for consumers, less retained profit for firms, hence consumption, investment, and government spending. Three components of aggregate demand will withdraw, aggregate demand will fall, causing a fall in demand pull inflation. However, if government had increased indirect taxes, that will cause cost push inflation. Fiscal policy takes a long time before it becomes effective. Taxes are quick, but spending takes a long time. Secondly, fiscal policy में अगर consumer को confidence बहुत high है, even with higher taxes, they will keep on spending and inflation may not reduce. To conclude, both policies are more suitable for controlling cost push inflation, for demand pull inflation, sorry, and not very effective for controlling cost push inflation. In my opinion, the statement is wrong. Monetary policy is more effective as it affects both demand pull and cost push inflation, although fiscal policy may tax changes bring a quicker result. That's all your answer. बच्चों समझ आ गया? ये हमने, शुक्र है आज आ गया क्वेश्चन, मैं तो मेरा तो पेपर स्किप कर देता हूँ कि पहले ये किया हुआ है। मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन? Let's quickly look at the mark scheme, judge how many marks you were getting. तसल्ली से देखें, ये मार्क स्कीम्स बहुत अच्छी होती हैं सेक्शन 1 की हद तक। तो
अच्छा जी, वो कहता है जी ऑल्दो द इन्फ्लेशन रेट, पहले वाला जो हमारा इन्फ्लेशन रेट का वो एक टेबल था, ऑल्दो द इन्फ्लेशन रेट इज वर्चुअली द सेम इन 2009 एंड 19, ट्रेंड हैज बीन अप एंड डाउन फ्लक्चुएटिंग, एक वर्क मार्क. Within this overall trend, it rose between 9 and 11 and then fell between 12 and 19. ठीक है. Although within those years it both rose and fell, one mark. Inflation rate was not lower than 5.5% या not higher than 11.4%. कुछ yearly बता दो तब भी एक मार्क मिल सकता है. No mark to be given to answers that just state the 11 figures without any recognition of overall trend. Trend क्या है जी? Similar trend है. ऑलमोस्ट सेम इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन के साथ, एक मार्क. 9 से 11 तक बढ़ा था, 12 से 19 तक गिरा है, 12 लिख दिया, 13 से 19 तक गिरा था, एक मार्क. 2 मार्क्स पूरे हो गए. एहतियातन बता सकते हो किसी वक्त भी 5.4 से नीचे नहीं गई और 11.4 से ऊपर नहीं गई रेट. दैट्स इट. आसान क्वेश्चन है बेटे, इसको सही डेटा को मैनिपुलेट करें. समझ आ रहा है बच्चों कैसे करना था? सेकंड था जी, नॉन फूड एंड फूड सेक्टर्स में प्राइस चेंजेस को डिफरेंटली ट्रीट क्यों किया जाता है. बेसिक रिकग्निशन दैट प्राइस चेंजेस इन फूड एंड नॉन फूड सेक्टर्स may be different, possibly including some appropriate examples. Clear recognition of the importance of weights in the construction of CPI, a specific reference to and explanation of weightings in the calculation of CPI for a country. There needs to be a clear reference to weights by a candidate to award a second mark. तो उसमें हमने उसने एग्जांपल दी थी. आप कह सकते हैं जी चिकन वगैरह जो बेसिक फूड आइटम्स हैं दे बिकेम एक्सपेंसिव. नॉन फूड सेक्टर में गैस, बिजली वगैरह लिखा हुआ था, वो सब एक्सपेंसिव हुए. लेकिन डिफरेंट वेट्स हम क्यों दे रहे हैं? ये देखें, वेटिंग के नीचे लिखा हुआ है, सिचुएशन वेयर सर्टेन प्रोडक्ट्स आर गिवन हायर वेट्स to reflect the greater proportion of income spent on them, takes into account the relative importance of the components of a CPI. जैसे मैंने बताया, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में फूड को बड़ा वेट दिया जाता है, उस पर हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं. अगर फूड प्राइसेस बढ़े तो बहुत शदीद इन्फ्लेशन हमारे मुल्कों में आती है, जबकि चॉकलेट्स एंड लग्जरीज वगैरह महंगी भी हो जाए तो इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में नहीं आती, बिकॉज उनका थोड़ा वेट होता है. समझ आ गया मेरे बच्चों? इसको प्लीज कॉन्सेप्ट को जरा एक बार रिवाइज करें. अब आ गया जी सी पार्ट. वन डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस, वन एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस. तो सिंपली डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेज में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसे खदीजा ने बताया था, as the real earnings of some workers, pensioners, unemployed वगैरह in Bangladesh will rise and real earnings of some workers will fall, या rich will become richer, वो भी आप कर सकते थे. उसके बाद जी borrowers in Bangladesh will gain, lenders in Bangladesh will lose. ठीक है. मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, क्या उसको बोलते हैं, ग्रेटर अनसर्टेनिटी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, बांग्लादेश में फंक्शंस ऑफ मनी कम हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज, इफ इन्फ्लेशन रेट इन बांग्लादेश इज हायर देन इन अदर कंट्रीज, देन उसने बताया भी है कि हाईएस्ट एशिया में दिस विल मेक द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स लेस कंपेटिटिव, विल डिपेंड ऑन पीडी जो इफेक्ट आता है, इट मे वर्सन द करंट अकाउंट ऑफ बांग्लादेश. समझ आ गया बच्चों? कितना आसान क्वेश्चन था ये, 4 मार्क का, चारों के चारों आने चाहिए थे, राइट. और फिर उसके बाद एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाला, उसने कहा जी फॉर एनालिसिस ऑफ डिमांड फॉर इन्फ्लेशन इन रिलेशन टू वेज इंक्रीज 1 मार्क, फॉर एन एडीएस डायग्राम टू शो डिमांड, 2 मार्क्स से डिमांड फॉर इन्फ्लेशन का डायग्राम. क्या करना है आपने? 1 मार्क फॉर करेक्ट लेबलिंग, प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, नॉट प्राइस इन क्वांटिटी, ये मैक्रो का ग्राफ है. 1 मार्क फॉर शिफ्ट टू द लाइट ऑफ एडी शोइंग इंक्रीज इन प्राइस लेवल, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए वेजेस के साथ लिंक करके कि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, फर्म्स ने प्राइसेस बढ़ा दी. तो बेसिकली इसमें भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करके आप दिखा सकते थे. राइट साइड पे गाइडेंस में उसने बताया हुआ है कि भाई एनुअल वेज रेट जो है WRI 6.6% बढ़ी है, उससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, इनकम्स बढ़ेंगी, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा. कॉस्ट पुश के लिए वेज इंक्रीज to employees that are not linked to higher productivity, AS curve will shift to the left, causing an increase in general price level. Diagram need to be accurately labeled with the vertical axis labeled general price level or price level and the horizontal axis labeled real output or real GDP. ये गलती ना कीजिएगा, मार्क नहीं मिलेगा अगर डायग्राम को लेबल सही नहीं किया. बच्चों समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? शाबाश, जरा पार्टिसिपेट करें. लास्ट जी, हाउएवर देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, वही जो फिस्कल और मॉनेटरी में से कौन अच्छी है. 3 marks for an explanation of potential advantages and potential disadvantages of monetary policy in controlling inflation, हमने किया था. अब गाइडेंस पे देखो राइट साइड पे, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला
A rise in interest rate can be effective in reducing the level of aggregate demand, especially if demand is interest elastic. Can be effective reducing demand for inflation. हमने पूरा internal working बताई थी और वो बतानी चाहिए to get full marks. उसके बाद जी अदर मॉनेटरी पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई वगैरह की भी हमने बात की थी, एक्सचेंज रेट राइज की भी बात की थी और उसका कॉस्ट पुश पे और डिमांड पुल दोनों पे इफेक्ट दिखाया था. मॉनेटरी पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? ज़्यादा, हाँ ये अक्सर ना जब आपके पास कुछ समझ ना आ रहा हो तो एक तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, इंटरेस्ट इन इलास्टिक डिमांड, इंटरेस्ट बढ़ाया लेकिन लोगों ने लोन नहीं लेना छोड़ा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ही बहुत था. दूसरा आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ही नहीं कि इफेक्ट आता, ये हमेशा आप लिख सकते हो. ठीक है, रिलेटिवली लॉन्ग टाइम टू टेक इफेक्ट, टाइम लैग्स. फिर उसके बाद जी कॉस्ट पुश के लिए लेस यूजफुल है, डिमांड पुल के लिए ज़्यादा यूजफुल है. राइट, ये तो वो हिंट किए जा रहे हैं ना क्या क्या डिसएडवांटेज आ सकते हैं. राइज इन एक्सचेंज रेट विल नॉट बी यूजफुल इफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज इन इलास्टिक. रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई में समटाइम्स बी डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट. वो हर किस्म की लिमिटेशन आपको दे रहा है. एक मार्क कंक्लूजन का था, दोनों पॉलिसीज डिमांड पुल के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, कॉस्ट पुश के लिए थोड़ी. मॉनेटरी कॉस्ट पुश को भी हैंडल करती है एक्सचेंज रेट राइज होने से, तो रिलेटिवली बेटर है, लेकिन टैक्सेस का रिजल्ट क्विकर आता है कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस. समझ आ गया मेरे बच्चों या कोई कंफ्यूजन? ओके गुड. अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, नमाज का टाइम भी आने वाला है, तो मैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जल्दी से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. When a planned economy introduces the price mechanism to allocate some resources, a mixed economy arises. एक स्टेटमेंट सी दी है उसने. Explain using examples why merit goods are classified as private goods rather than public goods. 8 out of 8 वाला मार्क वाला क्वेश्चन है. थोड़ा सा इसको तसल्ली से समझें. एग्जाम्पल्स के भी मार्क्स होंगे, प्राइवेट गुड्स को डिफाइन करने के मार्क्स, और मेरिट गुड क्यों प्राइवेट गुड है बताने के मार्क्स हैं. फिर पब्लिक गुड्स ये क्यों नहीं है उसके मार्क्स हैं. पुरानी मार्क्स स्कीम में तीन तीन मार्क्स हैं इस बात के कि क्यों ये प्राइवेट गुड्स हैं, क्यों ये पब्लिक गुड्स नहीं है, और साथ में इनकी डेफिनेशंस के दो मार्क्स नॉलेज के. अब नई मार्क्स स्कीम में वो कुछ ऐड करेगा, ठीक है, जो ऑफ कोर्स इस वक्त व्हाट कैन बी ऐड, व्हाई मेरिट गुड्स क्लास पब्लिक गुड्स, ठीक है. तो व्हाई आर द कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर वो कह सकता है. पूरा ये क्वेश्चन लिख के गए, एंड व्हाई दे कॉज मार्केट फेलियर. सो कौन बच्चा बताना चाहेगा जी मेरिट गुड्स प्राइवेट गुड्स क्यों है? प्राइवेट गुड्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करें. शाबाश, बताओ व्हाट इज मेंट बाय एक्सक्लूसिव. नहीं, रिजेक्टिबिलिटी समथिंग डिफरेंट. एक्सक्लूसिव people can be stopped from consumption by say charging a price. ठीक है, गुड स्टार्ट आमना. इसका फिर दूसरा जी, दे आर राइवल इन नेचर. एक्सप्लेन करेगा बच्चा. राइवलरी. शाबाश, कंजम्पशन बाय वन पर्सन रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी और बेनिफिट फॉर अदर्स. जी, so merit goods are forms of private goods, education, healthcare. अब थोड़ा सा लिंक करते हैं. They are excludable. If somebody cannot afford education, they cannot get education. Somebody cannot afford hospital bills, they cannot get healthcare. Hence, there is excludability. There is rivalry. More patients coming to a hospital in an emergency will reduce availability of beds for next patients. समझ आ गया? More admission into school will reduce availability of seats for other candidates. ये हो गई इसकी राइवलरी एक्सक्लूडिबिलिटी. राइट जी. उसके बाद फ्री राइडर की बात करो या ना करो, इसमें नहीं होती फ्री राइडर प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन इसमें ये नहीं है कि प्रोविजन कौन कर रहा है. पब्लिक गुड्स ये क्यों नहीं है? पब्लिक गुड्स को अब एग्जाम्पल दे दें, स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस, यू नो, आपकी लाइट हाउसेस वगैरह. शाबाश, शाबाश, शाबाश. तो बेसिकली इसमें नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी नहीं है. जो अफोर्ड करता है वही हेल्थ केयर ले सकेगा. यस, जो अफोर्ड करता है वही एजुकेशन ले सकेगा. इवन अगर एजुकेशन फ्री भी है, जब सीटें फिल होगी तो नेक्स्ट को लिए नहीं मिलेगा. तो राइवलरी भी है, एक्सक्लूडिबिलिटी भी है, फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है. एज अ रिजल्ट दे आर नॉट अ पब्लिक गुड एट ऑल, दे आर अ प्राइवेट गुड. समझ आ गया बच्चों? दिस वाज अ गुड आंसर. आप लोगों को इसका अच्छा पता था. जहां रिवीजन हो पता लग जाता है. एंड ओके, डोंट माइंड माई स्टेटमेंट्स अर्लियर. थोड़ा सा मैं हर्ट हुआ था कि बच्चे क्यों सही आंसर नहीं दे रहे. द ओनली थिंग इज इट्स फॉर योर बेनिफिट बच्चे.
हम दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट किस चीज में है कि आपके अच्छे ग्रेड्स आए, तो दैट्स द होल आइडिया. बी पार्ट जी, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड वेदर इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ प्लान्ड इकोनॉमी. 8 मार्क्स तो मुझे लगता है एनालिसिस एंड नॉलेज वाले आप सब लोग ले सकते हैं, 6 to 8 आराम से ले लेंगे. इवैल्यूएशन पे जाएंगे. मुझे बताएं जल्दी से पहले, क्या एडवांटेजेस हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के, जल्दी से बता दें. मिक्स्ड इकोनॉमी को थोड़ा सा बता भी दें और फिर उसके बाद एडवांटेजेस की बात करते हैं. पब्लिक सेक्टर, बहुत अच्छे. तो बेसिकली resources are partially allocated through price mechanism and partially through government intervention. बोले आगे क्या एडवांटेजेस क्या. पहले प्राइवेट सेक्टर का को सोच लें, फिर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ आनी चाहिए किन गुड्स में, आपका आंसर हो जाएगा. Shabash, greater competition, greater efficiency, more choice for consumers. They become sovereign. Private sector uses latest technology, trains workers, advanced technology यूज करता है, उससे कॉस्ट कम होती है, क्वालिटी अच्छी होती है. प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट का मोटिव होता है, मुसलसल एफिशिएंसी की तलाश में होता है, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती. लेकिन कहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर की मार पड़ती है जिसकी वजह से प्लान्ड इकोनॉमी प्रेफरेबल हो जाती है. कहाँ कहाँ गवर्नमेंट. कौन सा आवाज नहीं आई थी. Yes, negative externalities, demerit goods overproduced because of information failure. Merit goods overproduced and consumed due to information failure. अच्छी तरह डिटेल में बताइएगा. मोनोपलीज एक्सप्लॉइट करती हैं 4-5 डिसएडवांटेज. अब जी वैल्यूएशन में mixed economy is to be preferred over planned economy always because it combines the benefits of both planned and market economy. However, it will depend on the relative size of private and government sector. If private sector is too big, some industries need to be under planned government intervention such as education, healthcare, public goods वगैरह जो प्रोवाइड नहीं होती या फिर कम ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं, मार्केट फेलियर्स. लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर बड़ा है तो उसमें एफिशिएंसी वगैरह कम हो रही होगी, तो उसमें फ्री मार्केट को ज़्यादा हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और प्राइवेटाइज करना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइस मैकेनिज्म. To conclude, yes, mixed economy has more advantages than planned economy on any given day. समझ आ गया मेरे बच्चा, कोई कंफ्यूजन. क्यों. उसने क्या पूछा, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है. और जैसे ही हमने उसके नुकसान बताए, हमने वाई प्लान्ड इकोनॉमी इज प्रेफरेबल की बात कर दी. ठीक है ना. मैं आपको मार्क्स स्कीम दिखाता हूँ. लेट मी सी इफ माय ड्रिफ्ट वाज इनकरेक्ट. हो जाता है कभी कभी. यस. अच्छा ये तो वो है अपना, है ये क्वेश्चन कुछ और है. अच्छा प्राइवेट गुड्स, हाँ वो जो हमने किया था, ठीक है. अच्छा जी, इसको जरा देख लीजिएगा. नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्ट्रीट लाइटिंग, डिफेंस, पुलिस वगैरह. इकोनॉमिक गुड्स हैं, मेरिट गुड्स, एक्सक्लूडेबल भी है, राइवल भी है, सारा हमने डिस्कस किया था. ये वाला पार्ट. एनालिसिस ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, एनालिसिस ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी. समझ आ गया. सिंपल क्वेश्चन है बेटे. 4 मार्क्स उसको दिए, 4 मार्क्स उसको दिए और उसके बाद इवेल्युएट कर दिया. सम जजमेंट शो करनी है आपने. इसमें लेट्स सी, कोई इन्होंने कंक्लूसिव पॉइंट दिया हुआ है. नहीं, इन्होंने कंक्लूसिव पॉइंट नहीं दिया, बट एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह दिए हुए हैं. ठीक है ना. समझ आ रही है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जी सॉरी, क्या पूछ रहे हैं. यस ओके. 7 मिनट है मेरे पास. शेल वी डू दिस 8 मार्क वाला. जी हाँ. एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स दैट डिटरमिन पीईएस ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. अब सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड पे रुकना है. और नई मार्क्स स्कीम के मुताबिक वो कहेगा विच फैक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सबसे पहले क्या करेंगे जी नॉलेज के लिए. शाबाश बता दें. 3 मार्क्स नॉलेज क्या करेंगे. डेफिनेशन, फॉर्मूला, इलास्टिक इन इलास्टिक का मतलब. ठीक है. एक बार मैं बोल देता हूँ, कुछ बच्चों को अभी तक ये गलत है. क्वांटिटी हमेशा नीचे कर देते हैं और प्राइस ऊपर कर देते हैं. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
is a degree या measure of responsiveness of quantity supplied to a change in price of the product. It's calculated by the formula percentage change in QS quantity supplied divided by percentage change in price. हमेशा price income नीचे आती है बच्चों. उसके बाद relatively elastic supply is when a smaller proportionate change in price causes a greater proportionate change in quantity supplied, and relatively inelastic supply is when a greater proportionate change in price causes a relatively smaller proportionate change in quantity supplied. फैक्टर्स बताएं जी मुझे. पी एक्स के कोई दो फैक्टर्स डिटरमिन करने की बात कर रहे हैं, इलास्टिक एंड इलास्टिक दोनों की बात कर रहे हैं. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से अलबत्ता थोड़ा सा जेन में रखना है जी बच्चों. एनी वन. ट्रू फैक्टर्स ऑफ पीईएस. पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है. शाबाश. टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द गुड. स्पेयर कैपेसिटी. शाबाश, ये आप लोगों को आता है. तो मैं जल्दी से सिर्फ क्लास के लिए ये दो फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप लोग तीन कर दीजिए एग्जाम में. आई एम नॉट गोना गो इनटू फोर फैक्टर्स, जस्ट थ्री फैक्टर्स कर रहा हूँ. वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस मैं वो बता रहा हूँ जो आप लोग आमतौर पे यूज नहीं करते, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जरा वाइड हो जाए. One of the factors involved is number of firms in an industry. If an industry has many firms producing similar products, supply is likely to be elastic. Any rise in demand and price can be easily met because there are many firms. However, if there are fewer firms, supply will remain inelastic. Number two, G, availability of resources like labor, raw materials, etc. If they're easily available in the area, transport links are good, raw materials are easily transportable, firms will have elastic supply in that industry. They'll be easily able to respond to any price rise by increasing supply more than price rise. However, if the geography is like that raw materials cannot be easily transported, labor is not available, there is low unemployment in the country, as a result, factors of production will not be available, supply will become inelastic. आखिरी में करवा रहा हूँ जी. Time taken to produce a product that takes a longer time to produce. For example, making a house. हाउसिंग मार्केट में सप्लाई हमेशा इलास्टिक रहेगी. 6 महीने साल लग जाते हैं घर बनाने में. वेयर कार प्रोडक्शन या मेकिंग फुटबॉल्स इज वेरी फास्ट, सेकंड्स के अंदर बन जाते हैं वो. सो क्विकर रिस्पॉन्स टू प्राइस राइजेस होगा, उसके अंदर सप्लाई इलास्टिक होगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नंबर ऑफ फर्म्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी होते हैं फैक्टर्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ये आपने इवैल्यूएटिव कमेंट देना है इन द 8 मार्क न्यू मार्क स्कीम. कि भाई अगर आपकी स्पेयर कैपेसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा है, तो उस इंडस्ट्री में ज़्यादा इलास्टिक सप्लाई होगी. लेकिन जिन इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है वहाँ इन इलास्टिक सप्लाई होगी. सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन? Yes, they're not tough, but they're difficult to interpret it. जैसे उन्हें, हाँ सॉरी, मैंने करवाया है बेटे. मैंने करवाया. अच्छा, मैंने मार्च 23 भी करवाया है, स्पेसिमेन पेपर भी करवाया है, और इन सबको भी मैं चेंज कर रहा हूँ नई मार्क्स स्कीम के मुताबिक. सो इफ यू नॉट सीन द वीडियोस, मैंने इसलिए सोचा था कि बिफोर आवर क्लास, लाइक फिफ्थ को आपका पेपर है, फोर्थ की रात को हम दोबारा वो नए वाले पेपर देख लेंगे एक बार, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा उस पर हो जाए. 8 मार्क वाले वाकई ज़रा ऑड से हो गए. बस बेटे उसमें याद रखना, नॉलेज के तीन मीन्स, ये फैक्टर्स बताने किसी भी चीज़ के. फिर खुद ही वो बताएगा कि इसके बेनिफिट्स हैं, डिस्कस या कंसिडर वेदर इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल. वहाँ पे 3 मार्क्स हैं एनालिसिस के, और 2 हैं डिसएडवांटेजेस के. इतना मुश्किल नहीं है अगर आप उसको गौर से 3-3-2 में ब्रेक कर लें. इट्स डिफरेंट बट इट्स डूएबल. जी बच्चों, आपकी क्लास बंद करते हैं. कल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 3B. जी मेरे बेटा. हम्म. ये दोनों में डिवाइडेड है बेटा, यही तो मसला है ना. आप तो कॉम्पोजिट वाले बच्चे सब पढ़ जाते हो. एएस के लेवल पे उन्होंने कहा था सिर्फ जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यूज अंडरस्टैंड होनी चाहिए, रीजंस फॉर इनइक्वालिटीज एंड पॉलिसीज फॉर करेक्टिंग दोज इनइक्वालिटीज. जबकि A2 में कुजनेट कर्व भी आ जाएगा, उसमें लॉरेंस कर्व भी आ जाएगा, समझ रहे हो ना. उसमें जरा एडिशनल, या सो ये आप लोगों को तो ध्यान नहीं है. जी. या
एक्सचेंज रेट डिवाइडेड है, जैसे उसका हिस्सा बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिर्फ करंट अकाउंट एएस में है और फाइनेंशियल कैपिटल करंट तीनों मिलके आ जाते हैं ए टू में। एक्सचेंज रेट जो फ्री फ्लोटिंग है वो आपके एएस में है, जबकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह वो ए टू में है। रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट ए टू में चला गया है, जे कर्व ए टू में चला गया है। ठीक है ना, तो इस तरह करके उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। या मेरे नोट्स में एग्जैक्ट मुताबिक बना हुआ है। राइट, सो दैट्स इट, हैव अ गुड डे। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं बिफोर आई स्टॉप द क्लास।